अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ अब्दुल कयूम सदीकी और हमारे आज ख़ास मेहमान एक बार फिर जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया कार। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कल ऐलान किया था कि 10 रुकनी कमेटी मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाएगी और आज उस मुज़ाकराती कमेटी का अभी तक कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। मगर इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के महाज पे भी एक नई डेवलपमेंट हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस ऑडियो लीक्स के कमीशन के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया है। जिन ऑडियो लीक्स के अंदर उनकी अपनी सास साहिबा का जिक्र था, बल्कि उनकी गुफ्तगू भी थी, और उन्हीं ऑडियो लीक्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की आवाज़ भी थी, और फिर एक और जज जस्टिस मुनीब अख्तर का जिक्र भी था। और आज का जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद चीफ जस्टिस बनफ्स नफीस इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। ये बेंच बना दिया गया है। और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और 2 हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन ने 4 अफराद को बतौर गवाह तलब भी कर रखा है और आइंदा प्रोसीडिंग हफ्ते को होनी थी। और ये जो बेंच है, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर बनाया है, अब इसकी समाअत कल यानी जुमे के दिन मुकर्रर कर दी गई है। एक और बड़ी एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखना यह है कि ये बेंच अगर ऑडियो लीक्स कमीशन को मुअत्तल करता है तो फिर इस पर जस्टिस फ़ायज़ ईसा का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले हम चलते हैं सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ। सुहेल वड़ाइच साहब, ये बड़ी तेज़ी से जो सूरत हाल बदल रही है, जो लोग इमरान खान की PTI के लिए जहाज़ों में लाए गए थे, अब उन्हें कहा जा रहा है कि वो पैदल वापस जाएंगे, यानी जहाज़ों पर सफरी पाबंदियाँ उन पर आयद कर दी गई हैं। नो फ्लाई लिस्ट में 600 से ज़ायद PTI के ज़्यादातर लोगों का नाम शामिल कर दिया गया है। परवेज़ इलाही की भी गिरफ्तारी हो रही है, और दूसरे जो कुछ PTI के अरकान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला भी जारी है। अब तो ये मामला एक मजाक बन गया है, हत्ता कि हमारी आइनी अदालतें और मुअज़्ज़ज़ जजेस हज़रात भी मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं और कह रहे हैं कि आपने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये मजाक जो है, ये PTI का उड़ रहा है या हमारे निज़ाम का और हमारे इदारों का उड़ रहा है? आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? देखिए जी मतीउल्लाह जान साहब, ये जो इमरान खान साहब जिस सूरत हाल में गिरफ्तार हुए हैं और PTI, इसका अंदाजा हम सब लोग जर्नलिस्टों को बहुत पहले से था। और मैं ज़ाती तौर पर 3 दफ़ा इमरान खान के पास गया हूँ और इसमें मेरे साथ जर्नलिस्ट भी थे और भी लोग थे, और हम सब लोगों की ये राय थी कि खान साहब जो है कोई रिकन्सिलिएशन, कोई CBMs करें फौज के साथ, क्योंकि PTI नजरियाती तौर पर फौज की हामी पार्टी है और प्रो एस्टेब्लिशमेंट इसके सारे लोग हैं, और जब आप फौज से लड़ेंगे तो आपकी पार्टी बिखर जाएगी। और वही हुआ कि ये देखो ना, चौधरी फवाद जो है उनका सारा खानदान का रुझान आप देखें, कई पुश्तों से वो फौज के साथ है, वो फौज को नहीं छोड़ सकते। असद उमर जनरल उमर के बेटे हैं, वो कैसे फौज के खिलाफ जो है वो महाज बना सकते हैं। इसी तरह आप सबकी जो देखें, पूरी हिस्ट्री देखें, तो ये सारी जिंदगी प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट इनको करना इमरान खान के बस की बात नहीं थी। ये तो आए थे इक़्तिदार के लिए एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी में, तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी ने कोशिश की इनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट कर ले, तो ये चलना नामुमकिन था। चुनांचे यही हुआ कि ये जो था इमरान खान ने ये बेसिक गलती की कि फौज से लड़ाई मूल ले ली, और लड़ाई जो है आखिरी हद तक पहुंचा दी। कोर कमांडर के घर पे हमला कर दिया, जो अस्करी टावर पे हमला कर दिया। एक चलो हल्की हल्की अगर जंग भी थी, उस वक्त भी लोगों को उम्मीद थी कि अल्टीमेटली सुलह हो जाएगी, कोई रास्ता निकल आएगा। अब जब लोगों को ये पता चला है कि रास्ता बंद हो गया, लड़ाई हो गई बकायदा, तो उसके बाद फिर लोगों ने उनको छोड़ना शुरू कर दिया। तो हमारा सिस्टम तो ऐसे ही है, PTI बनी भी ऐसे ही थी। PTI में सारे लोग लाए गए थे। 2018 का इलेक्शन हमें अच्छी तरह याद है, वो कर्नल्स ने मैनेज किया था। हर जिले में बकायदा पैनल बनाए थे, उन्होंने टिकट दिलवाए थे, इमरान खान को लिस्टें बना के भेजी थी।
बाकायदा पैनल बनाए थे, तो आईएसआई उसको लुक आफ्टर कर रही थी। ये सारा हमारे सामने हुआ। तो उसी तरह उस वक्त वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी और नून के खिलाफ उस वक्त काम हो रहा था। अब उलट हो गया है, तो ये तो मकाफात अमल है। तो वड़ैच साहब, अब जो उलट हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि अब पीडीएम जो है प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गई है। इस वक्त पीडीएम जो है प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ चढ़ के खड़ी। और इस्टेब्लिशमेंट अभी भी तमाम फैसले कर रही है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान के जाने से हमारे आइनी अदारे मजबूत तो नहीं हुए, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारे आइनी अदारे मजबूत हो रहे हैं, निज़ाम मजबूत हो रहा है, या मजीद सर ये अदम नहीं हो रहा। एतमाद देखिए, हो रहा है? ये तो देखिए, वो जो जमहूरियत की असली रूह है ना, वो तो है नहीं। आप देखें, यहाँ पे तीसरी दुनिया का मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ के फौज जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो की होल्ड करती है इक्तदार की। आपको इक्तदार उससे लेना पड़ता है, और वो कितना इक्तदार देते हैं इसका फैसला भी वो करते हैं। हम देखते आए हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जैसे फौज से इक्तदार लिया, 3 वफाकी वजीर जो थे वो फौज ने दिए, एस्टेब्लिशमेंट ने दिए कि आप अपनी कैबिनेट में ये शामिल करें, तब हम आपको हुकूमत देंगे। नवाज शरीफ जो थी वो फौजी गाड़ी में बैठ के जो है वो इक़्तिदार में आए थे, प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, आईजीआई एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, उसी के वो सरबराह थे और उसी के जरिए वो हुकूमत में आए थे। इसी तरह जब जरदारी साहब जब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुए, आप देखें सिंध में उनका इक़्तिदार जारी है और पंजाब में भी उनको इक़्तिदार मिल गया। तो ये तो कोई कहानी ऐसी ढकी छुपी है नहीं, ढकी छुपी है नहीं। तो बड़ा साहब, फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि जो इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है सियासी और माशी तौर पे, इसके जिम्मेदार सियासतदान तो नहीं है ना? फिर देखिए, सियासतदान जो है पार्शली तो है कि लीडरशिप को इससे जो है एक सिविलियन सॉवरेनिटी जो है उसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस बात पर इत्तेफाक ही नहीं कर पाती। एक जो है इक़्तिदार में आता है तो दूसरा एस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद करता है, या इत्तेफाक होने नहीं दिया जाता। इत्तेफाक होने भी नहीं दिया जाता और इत्तेहाद कर लेता है, वो इक़्तिदार में आ जाता है। तो यही दो सिलसिला जारी है। इसलिए जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं होंगी उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं हो सकता। जी के सदीकी साहब, क्या लगता है आपको कानूनी एतबार से? वड़ैच साहब ने सियासी सूरत हाल तो बहुत क्लियरली बता दी कि भाई इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं ले सकते, तो इसका मतलब क्या है कि जो बज़ाहिर एक तासुर बना हुआ है कि अदालतों में लोग जा रहे हैं, ज़मानतें मिल रही हैं, कुछ को नहीं मिल रही, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, बल्कि अब तो जजेस भी मजाक करना शुरू हो गए हैं पीटीआई के लोगों का, लीडरों का, कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हंस रहे हैं इस बात पे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इदारे कमज़ोर हो रहे हैं या इदारे अपना मजाक उड़ा रहे हैं इस वक्त, और ये निज़ाम की क्या सूरत हाल है? मतलब जन अगर जुडिशल सिस्टम के बारे में देखा जाए ना, तो आप को इससे बेहतर और क्या कह सकते हैं। पहले जो है ये जाहिर है कि जो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स होते थे उनके ऊपर ठप्पा अदालतें लगाया करती थी और फिर उसके बाद सारा सिस्टम तब्दील हो जाया करता था। अब भी जो है 2016 पनामा से लेके आप शुरू हो जाएं, जुडिशल इंजीनियरिंग जैसे हुई है, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे वही था। आज इमरान खान ने अपनी जो एक दरख्वास्त दाखिल की है उसके अंदर जो इल्ज़ाम लगाया, अब वो बताए ना कि वो तो आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में बेंच था जिनको कहा था कि आए आप। तो अब इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाए उन्होंने? यही उन्होंने कि एस्टेब्लिशमेंट ये उस वक्त से ये जो है ना बदले ले रहा है और ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उसको एस्टेब्लिशमेंट ने गिराया था। ये नहीं बताया, मुझे भी बोला ठीक है। तो वो उनका अपना एक पूरी एक सियासी जो है ना एक अजीब सी खिचड़ी नुमा पिटीशन जो है वो दाखिल की है उन्होंने। तो ये जाहिर है कि मेरा ख्याल है कि इदारे अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें सियासतदान भी जिसको जहाँ कन्वीनियंस अपनी नज़र आती है वो वहाँ पे आ जाता है और फिर उसके बाद दूसरे की तरफ उंगली मगर उठाना ये जो कहा जाता है कि पीटीआई वाले जिस तरह लाए गए थे इसी तरह ले जाए जा रहे हैं, तो ये हर बात बार बार हमें वापस 6 साल पीछे जाना पड़ता है कि ये सारा जो इस वक्त, अगर मुझे इजाज़त दें, ये जो गंद मचा हुआ है हमारे सियासी निज़ाम के अंदर, तो इसकी वजह तो 6 साल पुरानी साजिशें हैं ना जो सियासी हुकूमतों के ख़िलाफ़ होती रही हैं। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी कि
जहाँ पे गलती है उस गलती को दुरुस्त करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आज जो हो रहा है हम उस पर बात करके या खुश हो रहे हो या रो रहे हो। मतीउल्लाह जान, जो गलती है जिसकी है वो दुरुस्त भी तो उसको ही करना पड़ेगा ना, जो एक सारी सूरत हाल बनी हुई है उसके अंदर। तो अब वो अगर अपनी गलती को सुधार रहे हैं तो मेरा ख्याल उनको सुधार लेने देनी चाहिए। आप वाकई सुधार रहे हैं आपके ख्याल में? इससे पहले कि एक और किंग्स पार्टी जो है, कल वजाद मसूद साहब जिक्र कर रहे थे कि एक और किंग्स पार्टी जो है वो एक और तश्कील दे दी जाए और कुछ किरदार जो है उसके अंदर से माइनस हो जाए, तो बात वहीं की वहीं आएगी। जो जैसे अपना सोहेल वड़ाई साहब ने कहा ना कि असल चीज़ यही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास कई मौके मिले जब ये इनके खिलाफ अदम एतमाद भी हो गया था, उस वक्त भी वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, और अगर वाकई उनकी नेक नीति होती तो वो सिविलियन सुपरमेसी या पॉलिटिकल सेटअप के साथ बैठ के अपने आप को अलाइन करते। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने कहा कि उनको क्यों लिया, मुझे वापस लें, ये मसला था ना, और तो कोई मसला नहीं है। तो अब भी इमरान खान साहब जो हैं वो अब मेरा ख्याल है कि अब सिर्फ वो दरखास्तें ही डालेंगे, और अब 15-20 आईनी पिटीशन डाल के तो अब अदालतें भी आखिर कब तक। और वैसे भी वक्त बहुत कम है चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल के पास, मुकाबला बड़ा सख्त है, छुट्टियां शुरू होने वाली। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गलतियों से सीखा है हमने, सियासी जमातों ने या इस्टेब्लिशमेंट ने? आज एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती रही है, वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक तस्वीर थी, जो यौम तकरीम शहदा की एक तकरीब में वो शरीक थे। तो एक ब्रेक लेते हैं और सोहेल वड़ाई साहब से हम ये वक्फे के बाद पूछेंगे कुछ देर बाद कि इस तस्वीर से क्या मैसेज गया है, क्या हमने माजी की गलतियों को तस्लीम किया है और क्या उनसे सीखा है या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इतना सब कुछ होने के बाद क्या हमने बतौर एक माशरा कुछ सीखा है या नहीं? आज जिस तस्वीर का वक्फे से पहले मैं जिक्र कर रहा था, वो तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी, मौजूदा आर्मी चीफ और साबिक आर्मी चीफ। सोहेल वड़ाई साहब, आपके लिए ये मेरा सवाल है, इस तस्वीर को देख के आपको लगता है हमने कुछ सीखा है या नहीं? आपको नहीं लगता कि जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये हाफिज डॉक्ट्रिन है, तो आपको नहीं लगता कि बाजवा डॉक्ट्रिन और हाफिज डॉक्ट्रिन अब एक ही हो गई हैं? जी बिल्कुल, ये इमरान खान की गलती से हुआ है कि देखिए, फौज का हमेशा से ये तरीका है कि जब उनके कोई ऊपर अटैक करता है ना तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। सियासतदान जो है वो अटैक की शक्ल में बिखर जाते हैं। तो आप ये देखें कि जब नवाज शरीफ की और फौज की लड़ाई हुई तो आप याद करें कि उस वक्त ISI चीफ और आर्मी चीफ के दरमियान काफी इख्तलाफात थे और सबका ये ख्याल था कि आर्मी चीफ फिक्स कर देगा ISI चीफ को, लेकिन उलट हुआ। हामिद मीर पे फायरिंग हुई, उसको गोलियां लगी और उधर नवाज शरीफ हामिद मीर की आदत करने गए और उधर आर्मी चीफ जो है ISI हेडक्वार्टर पहुंचे और इकट्ठे हो गए ISI चीफ और आर्मी चीफ। और इसी तरह ये हुआ है कि जनरल बाजवा और हाफिज आसिम मुनीर साहब में कई इख्तलाफात होंगे। ऐसे लग रहा था कि दोनों मुख्तलिफ लॉबीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब यूं ही कोर कमांडर हाउस पे अटैक हुआ है और तरीके इंसाफ के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है, सारे जनरल कोर कमांडर हाउस भी पहुंच गए हैं और जनरल बाजवा हाफिज आसिम मुनीर के पास पहुंच गए हैं। तो फौज तो अपना इत्तेहाद दिखाती है, सियासी जमातें इत्तेहाद नहीं दिखाती, बिखर जाती। इसलिए उनको मारना, उनको टारगेट करना, उनको विक्टिमाइज करना आसान भी है और सियासी जमातों का ये काम भी नहीं है, उनका काम लड़ना नहीं है। तो जब लड़ाई होती है तो फौज इकट्ठी हो जाती है और सियासी जमातें लड़ाई के लिए चूंकि बनी नहीं होती इसलिए बिखर जाती हैं। अच्छा, मिलिटेंसी जो है, मिलिटेंसी सूट नहीं करती सियासतदानों को। जी वड़ाई साहब, उस वक्त तो जनरल राहिल शरीफ और हुकूमत के दरमियान जो भी मामला थे, ये तो एक सियासी जमात है जो हुकूमत में भी नहीं है, तो इसमें इस तस्वीर की क्या अहमियत है? क्या इसका ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि जो कुछ भी माजी में किया इस्टेब्लिशमेंट ने वो दुरुस्त किया और वही पॉलिसी अभी भी चलती रहेगी, जिस पॉलिसी की वजह से आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं कि लोग जो हैं वो सड़कों पे निकलते हैं और हसास इदारों की इमारतों पे हमले करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये जो अफवाहें फैलाई गई थी ना कि जी 3 कोर कमांडर रिजाइन कर गए, फौज के अंदर बड़े डिफरेंसेस हैं, फौज जो है डिवाइडेड है, फौजी अफसरों की बैग में जो है वो तरीके, तो ये जो बाजवा साहब की और
हाफिज आसिम मुनीर साहब की ये तस्वीर है, ये उसका जवाब है कि भाई फौज के अंदर मुख्तलिफ सोचें हो सकती हैं लेकिन हम इकट्ठे हैं अगेंस्ट दीज एक्शंस, और यही पैगाम उन्होंने देने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल ब्राइट साहब। मुझे मालूम है आपने जाना भी है। करीम सदीकी साहब, अब आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, बल्कि फ़ौज के अंदर सिविलियंस भी कुछ अफराद हैं जो कि आर्मी एक्ट के तहत जिनके खिलाफ मुकदमात चलाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो एक पुरानी पॉलिसीज़ थी इस्टेब्लिशमेंट की जिनकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, उन पॉलिसीज़ को भी ओन कर लिया है मौजूदा हुकूमत ने भी, मुज़ाहिर और इस्टेब्लिशमेंट ने भी। आप कैसे देख रहे हैं? मतीउल्लाह जान, ये तो जैसे जो अपोजिशन या पीडीएम ने जो जब अपना सियासी रुख तब्दील किया था और सिर्फ जनरल फैज़ को टारगेट किया था, मेरा ख्याल उसी वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आना शुरू हो गई थी कि क्यों किया जा रहा है। और फिर उसके बाद बाजवा साहब के जो पै दर पे इंटरव्यूज़ और बयानात आए, और उसमें जो है वो इमरान खान साहब की जो रुखसती थी उसके बारे में उनकी वजूहात जो हैं जिस तरह से सामने आई। तो अब इसको ज़रा एक और तरफ भी देखें, एक एनालिसिस तो आपने किया ना, ज़रा उसका एंटी थीसिस ये कर लेते हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसियों के मुताबिक ठीक हैं उनके, इसलिए वो वहाँ पे बैठे हुए उनके साथ। और जो आखिरी वक्तों में जनरल बाजवा कह रहे थे वो सच साबित हो गया कि ये मूल दुश्मन है, मतलब पीटीआई और ये सारा। मैं इतना सख्त लफ्ज़ जो है वो किसी तरह से भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ अनलेस एंटिल जो है वो किसी किस्म के आपके पास शवाहिद ना हो। तो वो जो उन्होंने कहा वो उसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा, आपको भी और मुझे भी, एहतियात का दामन साथ नहीं छोड़ना चाहिए ना। हाँ, अच्छा, अभी तो मलिका बुखारी भी पीटीआई छोड़ चुकी हैं बाय द वे, और तमाम ओहदों से उन्होंने दस्तबरदार होने का भी ऐलान किया है। अब पीटीआई का कंफर्म नहीं है कि उन्होंने छोड़ी है, लेकिन तमाम ओहदों से वो दस्तबरदार हो गए। मलिका बुखारी के पास ओहदे वगैरह कौन से थे? ओहदे भी कोई ऐसे खास नहीं थे, मगर बड़ी मुतहर्रिक थी और तमाम। हाँ, मतलब देखिए, इसका मतलब उन्होंने मजम्मत भी किया होगा, मजम्मत भी की है। फिर जाहिर है वो तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो है वो प्रोसीजर है। अब तो एसओपीज जो हैं वो वही हैं जो कि फाजिल अदलिया की तरफ से कहे जाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट क्या होगा, वो कंटेंट है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पीटीआई का क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? कानूनी तौर पे जो कह रहे हैं कि रेफरेंस जाएगा पार्लियामेंट की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पीटीआई के ऊपर पाबंदी की अगर बात होगी तो उसमें मस्बत फैसला देगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीडीएम या के अंदर भी शायद इख्तलाफ आपको इसमें देखने में मिलेगा। और फिर जो इत्तेहादी हुकूमत है, देखें फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद इस पर इत्तफाक राय ना हो पाए। हो सकता है मेजॉरिटी की और तरफ हो, लेकिन कुछ सियासी जमातें जो हैं वो कुछ और बात करेंगी। देखिए मतीउल्लाह जान, अभी भी एक इलेक्शन कमीशन का जो वो रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, और आज की जो हेयरिंग थी उससे नहीं लग रहा था कि शायद कोई मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल है इस बेंच के सामने, जो कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के। तो इलेक्शन तो वो यही कहते कि भी हाँ अगर होगा फिर हम एक और मॉडल से प्रंडाए, अगर सूबाई हुकूमत मुस्तकिल होगी भी तो उसको बाहमी या कॉन्सेंट ऑर्डर से जो है उसको नहीं, लेकिन पार्टी का मुस्तकबिल आप समझते हैं कि इमरान खान उसमें होंगे? मतीउल्लाह जान साहब, इस 9 मई के वाकयात का लगेज लेके जब आप इलेक्शन में जाएंगे, उससे पहले आपकी पार्टी जो है वो सारी की सारी तितर बितर हो गई हो। मेरा ख्याल है अब पीटीआई जो है वो खुद चाहेगी कि जब तक वो कुछ रिकनसाइल ना कर लें अपने आप को या अपनी पार्टी को, उस वक्त तक इलेक्शन ना ही हो। इमरान खान क़यादत जारी रखेंगे? इमरान खान साहब तो क़यादत जारी रखेंगे, लेकिन जिन के ऊपर उनकी क़यादत थी वो उनको अपना कायद नहीं मान रहे हैं ना। जो राहें जुदा की जा रही हैं कि हम इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर वो तो टिकट होल्डर है ना, जिनको इमरान खान टिकट देता है। इमरान खान या कमेटी जो भी है, जो भी कह लीजिए आप, तो अमूमी तौर के ऊपर जो पार्टी हेड होता है, पीटीआई असल में है क्या, इमरान खान ही है ना।
और इमरान खान के बगैर पीटीआई को आप इस सूरत में खड़ी करके आप इलेक्शन में लेके चले जाएं, आपको लग जाएगा पता। खान साहब ने कहा जरूर है, वो 10 रुकनी कमेटी अभी तक नहीं उसका ऐलान कर सके कि मैं साइड को तो मेंबरान ही नहीं मिल रहे। कल तो वो शिकायत कर रहे थे कि मेरा इंटरनेट भी नहीं है, मैं इनकलाब कैसे लेके आऊंगा। ये वाकई ये तो बड़ी डिफिकल्ट बात है। खान साहब एक दूसरी तरफ हम जरूर जाएंगे। जो मलाइका बुखारी है उन्होंने पार्टी से लातल्की का ऐलान कर दिया, छोड़ दिया पे जो है। और आज की जो दूसरी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो है ऑडियो लीक्स के हवाले से, जो कमीशन जस्टिस फाजिसा का काम कर रहा था, जिसमें आपको भी नोटिस मिला है और 3 दूसरे अफराद हैं, टोटल 4 अफराद। आबिद जुबैरी साहब थे, आबिद जुबैरी, नजम साकिब। अच्छा, आज की जो पटिशन आबिद जुबैरी साहब ने दायर की है, एक तो वो उन्होंने ज़ाती हैसियत में दायर की है और उस पटिशन में उन्होंने खुद को सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट नहीं लिखा। इस दफ़ा उन्होंने जो पटिशनर का नाम लिखा है अपना, आबिद शाहिद जुबैरी वल्द शाहिद अजीज़ जुबैरी। पहले ये लिखते थे आबिद शाहिद जुबैरी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। एक तो ये तब्दीली आई है। दूसरा, इसमें उन्होंने कुछ जो भी नुकात उठाए हैं, ये पटिशन दायर हुई और आज बेंच भी बन गया और कल 5 रुकनी बेंच जो बना है वो पहले मैं बता चुका हूँ। चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल साहब हैं और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद नहीं। इस बेंच के आप कैसे देखते हैं इस ऑडियो के ऊपर? मतीउल्लाह जान साहब, वो एक लफ्ज़ है, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, हम ख्याल बेंच। जो सिर्फ आबिद जुबैरी साहब ने नहीं की है, लेकिन उसके साथ जो सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हैं उन्होंने भी एक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार के तौर के ऊपर मुक्तदिर साहब जो हैं उन्होंने भी पिटीशन की है। और फिर रियाज जो है रियाज हनीफ राही जिन्होंने जनरल बाजवा की तौसी चैलेंज की थी और फिर वो भी मैदान में आ गए थे। और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो भी बजाते खुद मैदान में आए थे। लेकिन यहाँ पे पहले बेंच की तश्कील को हम अगर कर लें कि आपके ख्याल में चीफ जस्टिस को एक बेंच की सरबराही करनी चाहिए? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, अगर आपके पास ऑडियोज हों तो आप वो चलाएंगे तो मेरा ख्याल में कि हमारे अगर उसमें जो है वो ये 3 ऑडियोज जो हैं वो अगर आप चला दें, जिसमें कि एक आबिद जुबैरी साहब की और परवेज़ इलाही साहब की है जी जी, और फिर जो है मिसेस ख्वाजा तारिक रहीम और मिसेस नवीन माजबीन नून जो है अजहर नून साहब की, जो कि सास हैं जनाब फाजिल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की। तो और वो आपस में गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मुनीब का और उमर का जिक्र कर रहे हैं और कभी उन्होंने हमें कौन सा इमोजी भिजवाया। ये सब जानते बूझते हुए चीफ जस्टिस खुद क्यों उन्होंने एक तो बेंच भी तश्कील दिया, फिर उस बेंच में बैठ भी गए, ये जानते बूझते हुए क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये इसका जवाब तो शायद वही दे सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो हमें दिन रात इंसाफ और जुडिशल प्रोप्राइटरी जो है उसका सबक और वो सिखाया जाता है, आइन और वाज और वो सारा कुछ जो है, ये तमाम चीज़ें उसके बरक्स हैं। देखिए, अब कल को कहते हैं अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं, हम आवाम की रजा के लिए बैठे हैं, दुआ करते हैं और अपनी सास का मामला आ जाए तो वो अपने सामने लगा। हाँ, वो क्या कहते हैं, मुफादे अम्मा है या मुफादे सासू अम्मा है? नहीं, मुफादे अम्मा है, मुफादे अम्मा हम नहीं कह सकते। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन्हीं नाजुक मामलात के ऊपर हम जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद। तो आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जो कि मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस की सास साहिबा और एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के बीच गुफ्तगू जो ऑडियो लीक हुई है, और आपको कुछ अंदाज़ा होगा ये सारा मामला है क्या और क्या हुआ कि अचानक ये 5 रुकनी बेंच बन गया, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। सुनते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मदर इन लॉ, उनकी सास साहिबा की मुबैना ऑडियो। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता, रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मरीज को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा? वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा देते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मार के डाली है जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लगेगा, ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। अच्छा लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना।
मार्शल्लाह भी वो कम वक्त लगाने को नहीं ये तैयार नहीं रह ना। सकते। वैसे मार्शल्लाह होता क्या है। एनीवे क्यों सर, ये जो मुबैना तौर पे जो ऑडियो है चीफ जस्टिस साहब की, सास साहिबा की, इसके बाद कोई जवाज़ बनता है चीफ जस्टिस का खुद इस बेंच में बैठने का, और फिर जस्टिस मुनीब का जिक्र है इसी ऑडियो में कि उन्होंने मैसेज बना के वापस भेजा कि जिसमें वो एक इमोजी होती है ना जो दांतों में उंगली जुबान दबा लेते हैं। है। हाँ। तो ये जस्टिस मुनीब साहब का जो है, तो इसके बाद इस बेंच की तश्कील पे सवाल तो उठेंगे। सवाल तो क्या मतीउल्लाह जान साहब, बिल्कुल एक मुतनाज़िया बेंच है। इसमें वो शायद ये इस तरह करें क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब की और हनीफ राही साहब हैं, और इमरान खान साहब की भी दरख्वास्त है इसमें बाय द वे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इंक्वायरी कमीशन ख़त्म करके एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि बना देना चाहिए। बन तो गया ये 5 रुकनी बेंच जो है। ये ऑडियो टेप कौन कर रहा है, इस पे बदयाल साहब जुडिशल कमीशन बना दें, और जो ऑडियो लीक्स हैं उसके ऊपर कमीशन जो है वो चलता रहे। दोनों तरफ से मामला जो है वो चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तकनीकी की है तो बारे ना कि चीफ जस्टिस से मशवरे के बगैर बना दिया गया। वो कानून तो जो 2017 का, उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ठीक है, उससे पहले कुछ फैसले जरूर हैं कि, और ये भी है कि उसमें, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अब चीफ जस्टिस साहब के अपना भी एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, शायद इसलिए गवर्नमेंट ने मशवरा नहीं दिया। इसीलिए गवर्नमेंट का मौकफ तो यही है ना। अच्छा, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, जो गवर्नमेंट कह रही थी कमीशन बनाने का मकसद क्या था, कि वो तो उनका एलिगेशन यही था ना कि जी ये फिक्स मैचेस हो रहे हैं जो जुडिशरी के अंदर हो रहा है। तो ये बेंच बनने के बाद, और इमरान खान साहब का फौरी भागे आना, और इमरान खान साहब की ऑडियो नहीं आपने सुनाई है, लेकिन उसके अंदर जो जब वो नैब कस्टडी में थे तो मुसर्रत चीमा के साथ क्या कह रहे थे, हाँ मुसर्रत आजम से भी राब्ता करना, वो उधर सुप्रीम कोर्ट आजम साहब, हाँ ठीक है, सवाती, हाँ बहरहाल एनी में आजम तो वजीर आजम ही हम समझते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम कोड वर्ड है या नहीं है, आई डोंट नो। अब ये बताएं कि लेकिन ये मामला भी अपनी जगह अहम था कि ये कौन टेप कर रहा है। चले, अब ये मुझे बताएं कि ये वाकई मफाद आमा वाली दरख्वास्तें थी कि इसमें आबिद ज़ुबैरी का मफाद है, इसमें चीफ जस्टिस का मफाद है, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का मफाद है, क्योंकि ये मफाद आमा और ज़ाती मफाद, ये रिट में हाई कोर्ट में भी तो जा सकते थे ना आबिद ज़ुबैरी, क्योंकि उनकी भी ऑडियो है जो दरख्वास्त गुजार हैं, तो इनको रिट में भी जा सकते थे। ये अब अपने ज़ाती मफाद को मफाद आमा बनाना, और फिर बने हैं अहले हफ़्ज़ मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करे किससे मुनसफी चाहे। देखिए उन्होंने जाहिर है कि बुनियादी हकूक़ तो मतीउल्लाह जान साहब सबके एक ही हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस की सास हों या आबिद ज़ुबैरी साहब हों या परवेज़ इलाही साहब हों। तो वो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर उन्होंने बेस किया है एक्चुअली इसको, अपनी इस पिटीशन को, इसीलिए 184(3) के अंदर वो गए हैं। नहीं देखें, हालांकि दरखास्त गुजार का भी जाती मफाद है, उस नोटिस को भी चैलेंज किया, नोटिस लेने वाले का भी जाती मफाद है। हाँ, ये क्या मुद्दई भी और मुनसिफ भी नहीं होना चाहिए मतीउल्लाह जान साहब। इसीलिए तो वो कहना कि इसी बाइस तो कत्ले आशिका से मना करते थे। तो ये जो कत्ले आशिका कर करके जो अब आप इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि ये जितना मर्जी ये बेंच कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, फलानी प्रोविजन फलाना ये उसमें तो कल अगर कल स्टे हो जाएगा। आपको कोई शक है? मुझे एक बात बताएं, आज जब इलेक्शन कमीशन के केस की वो जो 14 मई वाला है नजरसानी इलेक्शन कमीशन की, उसकी समाअत से चंद लम्हे पहले जो है ये पिटीशन दायर हुई आबिद ज़ुबैरी साहब की, और अचानक जो है वो समाअत मंडे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हालांकि जिसको कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कितना बड़ा ये मामला है, इसको डेली बेसिस पे सुन रहे थे, उसको पेंड कर दिया सोमवार के ऊपर। तो उसी वक्त हमें जो है ना वो पता लगना शुरू हो गया था कि जुम्मे को ये बेंच बन रहा है, कि जुम्मा। अच्छा, अब ये बताएं काजी फाइजा क्या 5 रुकनी बेंच की तश्कील को और उसके स्टे ऑर्डर को तस्लीम करेंगे? ये मतीउल्लाह जान साहब एक देखने वाला सवाल है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि जब उन्होंने एक जुडिशल ऑर्डर पास किया था कि 184(3) के जब तक रूल्स नहीं बन जाते हैं उस वक्त तक जो है वो 184(3) के मामला उनको मुलतवी कर दिया जाए, मौखर कर दिया जाए उनकी समाअत को। उसके बाद एक रजिस्ट्रार के ज़रिए से जो है उस जुडिशल ऑर्डर को कलअदम किया गया उसके ऊपर, और उसके बाद फिर आपको पता है कि एक 6 रुकनी बेंच फौरन ही बना दिया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसी उसके ऊपर।
तो उस 6 रुकनी बेंच ने जो आज खुद नोटिस जो हाफिज कुरान को 20 नंबर देने से मुतल्लिक था, उसको फौरन 5 मिनट की समात से कम में भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। और उसके बाद उनका एक फैसला आया। उस फैसले के बाद का भी नहीं नोट आया। वो इनका जब ये आया फैसला, उसके बाद जस्टिस काजी फईसा का नोट आया जो वेबसाइट पे आया, और जिसमें उन्होंने कहा था कि आमराना तौर पर जो है ना बंद कमरों में किए गए फैसले जो हैं वो आइन को वो नहीं कर सकते, सबोताज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये क्लैश की तरफ जा रहे हैं। वो तो बड़ी उनका बड़ा वाजे है, लेकिन अब देखते हैं उनके साथ 2 और चीफ जस्टिस भी बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, और उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है। जाहिर है उन्होंने रजामंदी जाहिर की, उन्होंने पहली हेयरिंग की, उन्होंने नोटिस जारी किए और अपनी कार्रवाई हफ्ते को रखी, और उसके क्या जुमे को जो है वो पिटीशन लग गई। अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि एक आईनी अदारा है उसकी कार्रवाई को रोक सकती है, तो एक गवर्नमेंट के बनाए गए जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को नहीं रोक सकती? मतीउल्लाह जान साहब बिल्कुल कर सकती है। मैं कब कह रहा हूँ कि जाहिर है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्ट है उसको चैलेंज किया जा सकता है, रिट में भी चैलेंज किया जा सकता है, रिट में भी किया जा सकता है। अमूमन तो वो आज आबिद जुबैरी साहब से बात हो रही थी, तो वो जस्टिस काजी फईसा के केस के अंदर माइनॉरिटी जजमेंट में जो था उसमें काजी फईसा साहब की जो दरख्वास्त है ये स्पाइंग उसके हवाले से जो है वो जो थे उन्होंने उसको भी बुनियाद बनाया है। तो मैंने भी उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा जब एक फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल तय कर दिया जो भी है, तो आपको उसकी एग्जीक्यूशन के लिए नीचे हाई कोर्ट में जाना चाहिए था ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे लिख के दे दें कि चला जाओ। तो हमें समझ आ गई थी कि बहरहाल जी बड़ी ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि मुस्तफी साहब हमारी अदालतों के अंदर वो इत्तेहाद नहीं है जो इत्तेहाद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है। क्या ही बात हो कि किसी रोज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी इकट्ठे बैठ के जो है वो एक तस्वीर बना ले और इन मामलात को ख़त्म कर दे। क्या ही हो कि इमरान खान भी नवाज शरीफ से हाथ मिला ले, क्योंकि इन सब को अदम इस्तेहकाम और अदम तवाज़ुन का शिकार करने वाली जो क़ुव्वतें हैं अगर वो इकट्ठी हो सकती हैं तो फिर सबसे पहले तो जो सियासी जमहूरी और आइनी क़ुव्वतें हैं और जो आइनी इदारे हैं उनको सबसे पहले इत्तेहाद और यकानगियत का मुज़ाहरा करना चाहिए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।